तिवारी एक बार फिर से आप सबका अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ रहे थे। भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं, क्या समस्याएं हैं और इसके क्या प्रभाव हैं, इन सब को हमने देख लिया है। कारण को हमने जान लिया है, प्रभाव को जान लिया है और साथ ही भ्रष्टाचार क्या है इसको भी जान लिया है। अगर अभी तक जिन्होंने इन पुरानी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा कर के इन लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में परिवार, समाज और मीडिया की क्या भूमिका है, इसको हम देखेंगे। दोस्तों, ये पूरा लेक्चर जो है तो करीब 1.5 से 2 घंटे का है। 1.5 से 2 घंटे का है अगर इंडिविजुअल बात करें तो। लेकिन इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 to 40 मिनट में मैं कवर करवा सकूं इन तीनों टॉपिक्स का। जो इसका मेन रॉ मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। बाकी आप इसमें और भी कंटेंट जोड़ सकते हैं अपनी समझ के हिसाब से। आप जिन पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं उसको देख करके कुछ नए पॉइंट्स निकाल सकते हैं। करंट अफेयर से आप नए पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, लेकिन आपको एक जो समझ बेसिक होगी वो इस तीनों चीज़ों से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करने से पहले आप सबसे फिर कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर आपके कोई सुझाव हों तो हमें कमेंट के द्वारा सूचित करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम भ्रष्टाचार को पढ़ लिए कि क्या है, उसका प्रभाव जान लिए। अब हम जानेंगे कि इस भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, परिवार इसमें क्या योगदान दे सकता है ताकि भ्रष्टाचार को सीमित किया जा सके। तो सबसे पहले परिवार की भूमिका को जानने से पहले ये जान लें कि परिवार आखिर होता क्या है। परिवार को जब आप जान लेंगे कि परिवार क्या है तो उसके बाद उसकी भूमिका को भी समझने में सरलता रहेगी। तो परिवार क्या है? परिवार वह जैविक संस्था है। कैसी संस्था है? जैविक संस्था है। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। परिवार वह जैविक संस्था है जिसमें सदस्यों के मध्य रक्त संबंध पाया जाता है। यानी कि रक्त से संबंधित जो सदस्य होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। और यह कैसी संस्था है? जैविक संस्था है, क्योंकि इसमें प्राणियों के मध्य ये क्या पाया जाता है? सहसंबंध पाया जाता है, तो इसलिए ये जैविक हो गई। और कैसा? रक्त संबंध पाया जाता है ना। अब आप सब देखते हैं आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, बुआ चाचा, आपके दादाजी दादी जी, नाना नानी, तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं क्या है? रक्त संबंध है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जैविक संस्था भी कहते हैं। तो ये परिवार हो गया। अब भ्रष्टाचार के उन्मूलन में परिवार आधारभूत स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। किस स्तर पर? आधारभूत मतलब ग्राउंड लेवल पर अगर बात करो तो जो ये परिवार है भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, परिवार क्या होता है? व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है। आप सब शुरू से जानते आए हैं, प्रथम पाठशाला है परिवार में। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका सर्वप्रथम परिचय किससे होता है? परिवार से ही होता है। अब प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है प्रथम पाठशाला में भी, क्योंकि बच्चा किसके सानिध्य में रहता है? सबसे ज़्यादा वह अपनी माँ के साथ रहता है, फिर अपने दादा दादी, नाना नानी। तो यहाँ पर उसको जैसी नैतिक शिक्षाएं दी जाएंगी उसके बचपन से, वैसी उसकी मनोवृत्ति क्या होगी दोस्तों? निर्मित होगी। अब ये उसका कैसी शिक्षाएं? कहानियों के माध्यम से दी जाती हैं। फिर बालक का सामाजिकरण होता है। वह बालक अपने परिवार के सदस्यों को क्या करता है? देखता है, ऑब्जर्व करता है और इसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करता है? ढालता है। तो जो परिवार होता है वह व्यक्ति की कैसी? प्रथम पाठशाला होती है। और जन्म के उपरांत ही उसका सर्वप्रथम किससे परिचय होता है? परिवार से होता है। परिवार के माध्यम से ही शिशु का क्या होता है? सामाजिकरण आरंभ होता है। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है कि परिवार के द्वारा किए गए कार्यों को या परिवार के व्यवहार को देखकर सीखना ही क्या है? सामाजिकरण है। सामाजिकरण की परिभाषा पहले भी आपको बताई जा चुकी है। तो अगर अब जैसे परिवार में कोई बड़े जन हैं,
अगर वो किसी सभ्य व्यक्ति को देख करके अभिवादन करते हैं तो बालक भी इन चीज़ों को देख करके उसको क्या करेगा, आत्मसात करेगा। वहीं अगर किसी का परिवार ऐसा है कि वहाँ वहाँ की जो मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं, अन्य लोगों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उनके बीच जो संवाद है वह कैसा है, संवाद जो उनके बीच का संवाद है वह काफ़ी मतलब ये कह सकते हो आप कि अनैतिक पूर्ण है, उसमें कोई नैतिकता नहीं है, कोई उचित ढंग से बात नहीं करता है, तो बालक पर भी उसका सीधा सा क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो शिशु का जो समाजीकरण है वो परिवार के ही माध्यम से है। तो अल्पमत कैसे हो सकता है भ्रष्टाचार, कि अगर उसका उचित ढंग से क्या किया जाए, समाजीकरण किया जाए। तो बालक में भ्रष्टाचार के प्रति कैसी मनोवृत्ति बन सकती है, नकारात्मक बन सकती है। फिर परिवार के द्वारा ही व्यक्ति आचार व्यवहार सीखता है। तो आचार व्यवहार जब सीखता है तो अगर आचार व्यवहार को सही दिशा दे दी जाए, उसको ये बतला दिया जाए बचपन से ही कि भ्रष्टाचार क्या है, एक गलत चीज़ है, ठीक है, इससे परिवार, समाज, देश को क्या क्या नुकसान होते हैं, व्यक्ति का स्वयं का व्यक्तित्व कैसे खराब होता है, ये सारी शिक्षाएं जब दे दी जाती हैं तो वो क्या, उसका आचरण और व्यवहार कैसा हो जाता है, उसी के अनुरूप उचित हो जाता है। और अगर वहीं पर आचार व्यवहार ऐसा है कि किसी के पिताजी की जो कमाई है वो भ्रष्टाचार पर ही आधारित है और पूरे परिवार के द्वारा उसका समर्थन किया जाता है, तो व्यक्ति पर आचार व्यवहार का प्रभाव कैसा पड़ेगा, भ्रष्टाचार के प्रति सकारात्मक पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। फिर आगे देखिए, यदि परिवार कैसा हो, सुसंस्कारित होता है, शिक्षित होता है और उच्च नैतिक स्तर का हो, तो परिवार से व्यक्ति को कैसे संस्कार मिलते हैं, अच्छे संस्कार मिलते हैं, उत्तम नैतिकता, सभी के प्रति दया भाव, अनुशासन के गुण, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। कब, जब परिवार सुसंस्कारित, शिक्षित और उच्च नैतिक स्तर का होता है। तो परिवार में इन तत्वों को समाहित करने की आवश्यकता है कि नहीं है, बताइए आप खुद। बिल्कुल है। अगर वह परिवार सुसंस्कारित होगा, शिक्षित होगा, तो जब वो शिक्षित होगा तो उसका सीधा सा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप ही बताइए। वह सारे कार्य कैसे करेगा, सही तरीके से करेगा, है ना, बताइए, आप खुद सोचिए। और सुसंस्कारित होगा तो जाहिर सी बात है कि वह कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, गलत कार्य करने से 2 बार सोचेगा। और इसी के हिसाब से उसका क्या हो जाएगा, बचपन से ही उसके मूल्य निर्मित होते जाएंगे। मूल्य से उसका क्या होगा, व्यवहार निर्मित होगा। अब किसी का व्यवहार जब बचपन से ही उचित दिशा में निर्धारित हो जाता है तो वह बड़े होने पर दूसरे प्रभावों से क्या होता है, बचा रहता है। और इस व्यवहार से क्या होगा, वो भ्रष्टाचार के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति बना लेगा, यानी कि इसको गलत कार्य मानेगा और वह इसका समर्थन नहीं करेगा बचपन से ही। ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए, यदि वही परिवार कैसा हो, विघटित हो, परिवार के जो सदस्य हैं उनमें क्या हो, विघटन हो, आपसी सहमत ना हो, संगठित अपराधों में लिप्त हो या नैतिक रूप से पतित हो, तो ऐसे परिवार में बालक का सामाजिकरण कैसा होता है, तो भविष्य में उसके भ्रष्टाचार होने की संभावना क्या रहेगी, अधिक रहेगी। अब आप खुद सोचिए कि कोई परिवार ऐसा हो जो क्या हो, विघटित हो, है ना, अपराधों पर संलिप्त हो, अपराधों पर संलिप्त हो, वो विघटित हो, और इसके साथ ही साथ क्या हो, नैतिक रूप से पतित हो, कोई नैतिकता ना हो, कोई दया भाव ना हो, है ना, वह सारे गलत कार्यों को उचित ठहराए। तो इस परिवार में, और जो आपको मैंने बताया कि ऐसा परिवार जो उच्च संस्कारित हो, है ना, शिक्षित हो और नैतिक हो, तो इन 2 परिवारों में जब अलग अलग बालकों का सामाजिकरण होगा तो आप बताइए प्रभाव किस पर सकारात्मक पड़ेगा,
आप सबका उत्तर होगा कि जो उच्च संस्कारित हो, शिक्षित हो, नैतिक हो, तो उसके जो बालक होगा उसका सामाजिकरण कैसा होगा, बढ़िया होगा, देश या समाज के प्रति सकारात्मक भाव होगा, है ना। और वहीं विघटित और अपराधों में संलिप्त परिवार जो होगा, वहाँ किसी बालक का सामाजिकरण होता है, वहाँ से वह अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करता है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जाहिर सी बात है इसका प्रभाव नहीं, इसका कुप्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और भ्रष्टाचार के प्रति इसकी मनोवृत्ति सकारात्मक और इसकी नकारात्मक रहेगी। तो ये परिवार की भूमिका हो गई। अब इसका एक कंक्लूजन है, इसमें आप और पॉइंट जोड़ सकते हो कि परिवार जो माँ होती है या पिता होते हैं, तो बालकों का जो सामाजिकरण होता है वह किन के माध्यम से होता है, कहानियों के माध्यम से होता है। ठीक है। जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जीवनियों के द्वारा होता है। तो अगर हम किसी महापुरुष की जीवनी पढ़वाते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, आपके कहानियाँ हो गई, प्रेमचंद की हो गई, है ना। अब आप इसके अलावा आप देखें उनका हरिशंकर परसाई जी का, उनका इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर, तो वो व्यंग के माध्यम से कितने बड़ी समझ की बात कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार होता है वह, अगर एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो तो वो पूरे समाज को किस प्रकार दूषित कर देता है। तो ये जो कहानियाँ हैं, महापुरुष की जीवनियाँ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, तो ये कितना प्रभाव डालते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, परिवार से होती है, फिर स्कूल से होती है। ठीक है। अब देखिए, अब इस आप परिवार में आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन दोगे आप, तो कंक्लूजन क्या देंगे, इस प्रकार परिवार के द्वारा व्यक्ति अनुशासन, कर्तव्य, नैतिक उत्तरदायित्व जैसे गुणों को प्राप्त कर, देखिए परिवार क्या करता है, परिवार से क्या प्राप्त करता है व्यक्ति, अनुशासन, कर्तव्य, नैतिक उत्तरदायित्व जैसे गुणों को प्राप्त कर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कथनी और करनी में समानता, कथनी और करनी में समानता हो, उसी को सत्यनिष्ठा कहते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं रोज़ 4 घंटे पढ़ूंगा, 4 आवर्स मैं पढ़ूंगा, तो ये तो आपकी कथनी हो गई, ये आपका कथन हो गया। अब अगर आप ऐसा डेली करते भी हो, है ना, अगर आपका कार्य भी आपके कहे अनुसार हो, तो वही आप सत्यनिष्ठ होते हैं। तो जब आप इसको फॉलो भी करोगे तो आप सत्यनिष्ठ कहलाओगे। तो ऐसे ही प्रशासन में होता है, जब कोई प्रशासक कहता है कि मैं इस समस्या को इतने दिन में निराकरण कर दूंगा, तो वो क्या होता है, सत्यनिष्ठ होता है। तो सत्यनिष्ठ ईमानदारी, सहानुभूति, दूसरे के प्रति दया, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता या तत्परता जैसे उच्च मूल्यों को प्राप्त कर लेता है, और फिर क्या करता है, प्राप्त कर परिवार, समाज एवं देश में विस्तारित करता है। अब कोई व्यक्ति अपने परिवार से अनुशासन, कर्तव्य और नैतिक उत्तरदायित्व को प्राप्त करेगा, तो फिर उसमें कैसे कैसे गुण प्राप्त हो जाएंगे, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के गुण हो जाएंगे, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता रहेगी, यानी कि वह कार्य को समय पर करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब उसे प्राप्त होंगी, तो वो क्या करेगा, अपने आचरण में भी लाएगा कि नहीं लाएगा, और इसके आचरण का प्रभाव कहाँ पर होगा, लाभ किसे होगा, जाहिर सी बात है परिवार, समाज से लेकर के राष्ट्र तक इसका क्या होगा, प्रभाव होगा। ठीक है। तो ये परिवार की भूमिका है, परिवार जैसा रहेगा व्यक्ति वैसा ही बनेगा, और उस व्यक्ति के द्वारा क्या होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी या नहीं लगेगी, यह किस पर निर्भर करता है, परिवार पर करता है। तो परिवार की ये भूमिका रही। अब चलिए समाज की भूमिका देखते हैं। तो अब परिवार तो आप समझ गए, अब समाज क्या होता है, समाज ऐसा संगठन होता है जिसमें व्यक्ति क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, तथा एक दूसरे के प्रति इनकी क्या रहती है, कार्यों का यानी आवश्यकता पूर्ति का संबंध होता है समाज में। यानी कि समाज वह निर्मित व्यक्तियों का संगठन है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न आवश्यकताओं के लिए क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, वही समाज कहलाता है। आप समाज में रहते हैं, आप हर समाज में हर व्यक्ति का एक दूसरे से कुछ न कुछ कार्य पड़ता ही रहता है। ठीक है।
अगर समाज में ये सारी चीज़ें ना हो तो वो तो समाज रह ही ना जाएगा, और यह परिवार से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और ये भी कई तरह की नैतिक प्रतिबंधों के साथ क्या करता है, समाज को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हम कि समाज कैसे भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। सबसे पहले देखिए, भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या भी है। सामाजिक समस्या क्यों है, क्योंकि भ्रष्टाचार सीधे व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, और वह व्यक्ति किससे जुड़ा होता है, समाज से। ठीक है, तो यह कैसी समस्या है, सामाजिक समस्या भी है, केवल आर्थिक राजनीतिक समस्या नहीं है। मुख्यतः प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास में सामाजिकरण की भूमिका होती है। हमने बतलाया था कि परिवार के बाद फिर समाज, इन सब को देख करके व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को क्या करता है, निर्मित करता है। सामाजिक मूल्यों के पतन एवं सामाजिक प्रतिमानों के ह्रास के कारण भ्रष्टाचार पनपने लगता है। यानी भ्रष्टाचार कहाँ से उत्पन्न होता है, जब सामाजिक मूल्यों का पतन हो जाता है। यानी अब समाज में ईमानदारी की कोई मूल्य ही ना रह गया हो, नैतिकता बची ही ना हो, ना ही कोई दया हो, आपराधिक कार्यों को क्या किया जाने लगे, महत्व दिया जाने लगे, केवल भौतिकवाद की बात हो, है ना, पूंजीवाद की बात हो, अध्यात्म की कोई बात ही ना हो। यानी हर तरफ क्या हो, केवल भौतिक संपन्नता को ही महत्व दिया जाए, चाहे वह जिस माध्यम से प्राप्त किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक मूल्यों का पतन हो जाएगा। और जो सामाजिक प्रतिमान है कि आपको किस प्रकार आचरण करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर समाप्त होने लगें तो क्या होगा, भ्रष्टाचार पनपने लगेगा, अपराधीकरण होने लगेगा, जिसे अल्पमत करने में समाज की भूमिका क्या हो सकती है, निम्न हो सकती है। ठीक है, अब भ्रष्टाचार ये पनपने लगता है, लेकिन अगर इसको हमको क्या करना है, अल्पमत करना है, समाप्त करना है, तो उसकी भूमिका कैसे हो सकती है, देखिए निम्न बिंदुओं पर। इनको आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो और पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हो। दोनों तरह से आप आंसर फॉर्मेट को बना सकते हो। तो देखिए समाज की भूमिका क्या हो सकती है। पहला पॉइंट देखिए, भ्रष्ट व्यक्ति की क्या की जाए, नैतिक निंदा की जाए। समाज द्वारा उसकी क्या की जाए, नैतिक रूप से निंदा की जाए। उस व्यक्ति को सम्मान न दिया जाए। समाज में कोई सामाजिक समारोह हो रहा है, वहाँ पर उसको न बुलाया जाए, है ना। तो इस प्रकार से उसकी एक प्रकार से क्या हो जाएगी, नैतिक निंदा हो जाएगी, और वह अपने को समाज से कैसा महसूस करेगा, कटा हुआ महसूस करेगा। तो इससे उसे क्या होगा, अपने अपराध का बोध होगा। तो हो सकता है कि वह यहाँ से भ्रष्टाचार को क्या करे, छोड़ने का, या अगर वह भ्रष्टाचारी है तो उसको त्यागने का प्रयास करे। दूसरा क्या हो सकता है, सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार का मतलब ये है कि सामूहिक रूप से उस व्यक्ति का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज ही उस व्यक्ति को क्या कर दे, बहिष्कृत कर दे। अब जब समाज से किसी व्यक्ति को पूर्णतया आप बहिष्कृत कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि उसको अपने किए का तो पता चलेगा ही चलेगा कि उसने क्या कार्य किया जिस वजह से उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। उसके साथ कोई किसी प्रकार का संबंध ना रखे, ना ही कोई सामाजिक मेल जोल हो। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को अपने किए गए कार्य का क्या होगा, बोध होगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, समाज में व्याप्त ऐसी कुरीतियाँ जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं पर प्रतिबंध लगाकर। अब समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ होती हैं जिनसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। पहला पॉइंट आप जानते हैं, दहेज हो गया। बहुत बड़ी समस्या है ये दहेज। हर परिवार, हर घर की एक समस्या है जहाँ पर दहेज को क्या किया जाता है, महंगे उपहार दिए जाते हैं। ये दूसरा हो गया। तो ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, अगर इनको हम क्या कर दें, समाप्त कर दें, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समाज द्वारा अपने प्रत्येक सदस्य हेतु उच्च नैतिक संहिता का पालन कराया जाए। यानी समाज क्या करे, उच्च नैतिक संहिता का मतलब क्या है कि आचरण और व्यवहार की एक नियमावली निर्मित कर दी जाए और उसका क्या कराया जाए, पालन कराया जाए। कि जो उचित ढंग से क्या करेगा, धन का
उपार्जन करेगा उसे ही सम्मानित किया जाएगा। बाकी अगर चाहे भले कोई कितना भी संपन्न हो, लेकिन अगर वह अनैतिक रूप से अपने समृद्धि की है तो उसको क्या किया जाए, नैतिक रूप से निंदित किया जाए, सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाए। ऐसी अगर हम नीतियां बनाएंगे, ऐसे नियम बनाएंगे तो क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्या कर सकता है समाज, जनमत भी तैयार कर सकता है। आपको जनमत कैसे, कि अब अगर आप देखते हो राजनीतिक भ्रष्टाचार देखते हो आप, क्या करते हैं ये राजनेता लोग, जब चुनाव का समय आता है तो जो गरीब वर्ग होता है या कोई और तबका होता है तो उनको रुपए पैसे देते हैं वोट के टाइम, है ना। गाँवों में क्या करते हैं, देसी दारू बंटती है, अल्कोहल बंटती है, महिलाओं को जूते चप्पल दिए जाते हैं, साड़ियाँ दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, भ्रष्टाचार का ही अंग है। और अगर हम इनको, इनके प्रति क्या कर दें, जनमत तैयार कर ले समाज, कि अगर कोई नेता या कोई अगर अधिकारी ऐसे कार्य करेगा तो हम उसके विरुद्ध वोट डालेंगे। ठीक है, और अगर कोई प्रशासक करता है तो उसके विरुद्ध हम क्या करेंगे, शिकायत करेंगे उच्च पदाधिकारी को। तो ये एक क्या होता है, जनमत का निर्माण होता है। आपने अन्ना हजारे को देखा तो वो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे जी का, तो वो किसी समाज के द्वारा समर्थन दिया गया, फिर वह राष्ट्रव्यापी हुआ जब कई समाज के लोगों ने इसके प्रति क्या किया, जनमत बनाया, अपना मत निर्धारित किया। फिर इसका आखिरी पॉइंट क्या है, सामाजिक आंदोलन। अब समाज इतना बड़ा होता है कि अगर वह भ्रष्टाचारी, काला धन, तस्करी, इन सब चीज़ों के प्रति क्या करे, सामाजिक आंदोलन तैयार करे। कोई भी, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों पर आप देखते हो कि सड़क निर्माण के लिए, सिंचाई के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए क्या आता है, धन आता है ना। कई पदों पर भर्तियां निकलती हैं जिन पर क्या करते हैं अधिकारी वर्ग, अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, है ना। कोई अच्छी चीज़ अगर आ रही समाज में तो उसको ना लाया जाए व्यक्तिगत विद्वेष के कारण। तो इन सब के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, सामाजिक आंदोलन किया जा सकता है। तो इस प्रकार समाज की ये भूमिका है भ्रष्टाचार को न्यूनीकरण करने की। ठीक है, चलिए अब ये भ्रष्टाचार के लिए परिवार और समाज का तो समाप्त हो गया कि ये क्या क्या भूमिकाएं कर सकते। सीधे आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है, आप पॉइंट टू पॉइंट ही तैयार करिए। और अब जब आपके पास पॉइंट हैं, की पॉइंट हैं, तो आप इसका प्रयोग पैराग्राफ में लिखने का भी कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आप अपने आंसर को किस रूप में फॉर्मेट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप कोई करेंट का अगर आपके पास उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो आप उसे ज़रूर यूज करिए, क्योंकि इसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर पर। अब देखिए, सूचना तंत्र, मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है भ्रष्टाचार को कम करने में। तो मीडिया की सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ। 3 हमारे स्तंभ हैं, आप सब जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये आपके 3 पिलर हैं, किसके, लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के। और जो आपका सूचना तंत्र है वह चौथा है, क्योंकि ये भी लोकतंत्र को बनाए रखने में क्या करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, तो अब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सूचना तंत्र में क्या क्या आता है। सूचना तंत्र, या तो आप इसे मीडिया लिख लें, आपके सिलेबस में मीडिया लिखा है और मीडिया सूचना तंत्र का ही भाग है, इसलिए हमने इसको कंबाइन वे में ले लिया है। कि आपको हो सकता है कि ये पूछ ले कि भ्रष्टाचार को कम करने में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या योगदान है, या सोशल मीडिया का क्या योगदान है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सूचना तंत्र में समाचार पत्र है, यानी कि ये प्रिंट मीडिया है, टेलीविज़न है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो प्रसारण है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये इसी में आ जाएगा। और इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट भी क्या है, एक महत्वपूर्ण मंच है जो भ्रष्टाचार को क्या कर सकता है, कम करने में भूमिका निभा सकता है। क्योंकि आज हर व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग साइटों से, इंटरनेट से क्या है, जुड़ा हुआ है। कहीं भी कोई भी चीज़ें आप देखते हो, आजकल क्या होता है, कोई भी व्यक्ति
कि अपने पद और शक्तियों का जब दुरुपयोग करता है तो सामने वाला क्या कर लेता है, उसकी वीडियो क्लिप बना लेता है। आप देखते हैं इंटरनेट पर कई सारी वीडियोस क्या होती हैं, वायरल होती हैं कि नहीं होती, नेताओं की होती है, अधिकारियों की होती है। जो भी भ्रष्ट अधिकारी या नेता होते हैं, इनकी कई सारी वीडियोस सोशल मीडियाज़ में क्या होती हैं, वायरल हो जाती हैं, जिससे इस व्यक्ति के प्रति लोग क्या करते हैं, अपने मत निर्मित कर लेते हैं, और जिससे सरकार क्या आती है, दबाव में आती है, और उस व्यक्ति के प्रति क्या होती है, कार्यवाही कर दी जाती है। तो ये तो सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ही सशक्त हथियार है भ्रष्टाचार को न्यूनीकृत करने में। आप सब देखते हैं कि कहीं पर नकल हो रहा है, कहीं एग्ज़ाम पर, तो ये भी तो भ्रष्टाचार है। यहाँ पर भी तो पद और शक्तियों का दुरुपयोग किया गया, तो इसकी वीडियो क्लिप किसी ने बना करके इंटरनेट में अपलोड कर दी। तो ये सोशल मीडिया की पावर है, और ये एक व्यक्ति नहीं, कई लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक इसकी जानकारी पहुँच जाती है पल भर में, कुछ ही मिनटों में। चलिए अब देखते हैं भ्रष्टाचार उजागर करने में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। यहाँ फिर से आपके लिए एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिए जा रहे हैं, आप इन पॉइंट्स का उपयोग करिए और सीधे इसको या तो पैराग्राफ में लिख दीजिए या ऐसे ही पॉइंट में लिख दीजिए, ये आपके ऊपर है। देखिए पहला पॉइंट इसका क्या है, स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से बहुत सारे मीडियाज होते हैं क्या करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, यानी अपनी पहचान छुपा करके सामने वाले व्यक्ति की जो कार्य हैं, आचरण है, उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वीडियोज़ के माध्यम से, और फिर जनता के सामने उजागर करते हैं। तो ये क्या है, स्टिंग ऑपरेशन बहुत सशक्त माध्यम है भ्रष्टाचार को उजागर करने में, या यहाँ पर आप अल्पमत कर सकते हैं, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन मीडिया पर्सन से हर व्यक्ति डरता है, ये सब आपको पता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, मीडिया क्या करती है, जो प्रशासनिक नीतियाँ होती हैं, कार्यक्रम योजना के निर्माण क्रियान्वयन की सटीक जानकारी सूचना के माध्यम से समाज तक क्या करती है, पहुंचाती है। अब आप बताइए, कोई प्रशासनिक नीति होगी, कार्यक्रम होंगे, योजना होंगे, तो इनके निर्माण क्रियान्वयन से लेकर के सभी जानकारियों को ये क्या करते हैं, अपने अपने चैनलों या अपने अपने सूचना तंत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते। तो यानी कि अगर यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार की संभावना होगी तो वह क्या हो जाएगी, उजागर हो जाएगी। अब सब लोगों को पता है कि सरकार की क्या नीति है, प्रशासन की क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है, इसका निर्माण कब किया गया, क्रियान्वयन में कौन कौन होगा, तो ये सब जानकारी मीडिया क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी। और जब अपनी जानकारी को वह प्रोवाइड कराएगी तो लोगों तक ये सारी जानकारियाँ क्या होंगी, पहुंच जाएंगी। आप सब देखते हो ना कि न्यूज़पेपर्स में और आप ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं बहुत सारे, उनमें आपको क्या किया जाता है, विज्ञापन दिखलाया जाता है, सरकार ने कोई डिसीजन लिया है उसके बारे में बतलाया जाता है। तो आप सबको पता होता है कि नहीं होता, प्रक्रिया आपको जब पता होगी तो अगर उसमें कुछ गलत कार्य होगा तो आपको सीधे पता चल जाएगा, और अधिकारी भी इससे क्या होंगे, भयभीत होंगे। अब आगे देखिए, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जानकारी जनता तक पहुंचाना। अब मीडिया क्या करती है, जो सार्वजनिक धन होता है, अगर किसी कार्य के लिए, अगर मान लीजिए कोई गोडाउन बन रहा है किसी गांव में, तो अब ये सार्वजनिक धन का उपयोग हो रहा है इसमें, लेकिन अब इसमें जो मटेरियल है, जो जिस क्वालिटी का होना चाहिए उस क्वालिटी का नहीं है, और मीडिया आके अगर इसका निरीक्षण कर ले एक बार तो क्या होगा, वह इस जानकारी को उजागर कर देगी कि नहीं कर देगी, कि सार्वजनिक धन का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है ना। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अगर सरकार ने उन्नत किस्म के अनाज बंटवा रही है, क्या कर रही है, उन्नत किस्म के अनाज, लेकिन जो प्रोवाइडर है वह क्या कर रहा है, इस तरह के अनाज को वह स्टोरेज कर रहा है, और इसकी जगह पे क्या कर रहा है, खराब किस्म के अनाज वितरित कर रहा है। अब कोई मीडिया यहाँ पर आकर के इसका निरीक्षण करती है और इसको अपने समाचार पत्र में उजागर करती है, या तो किसी न्यूज़ चैनल माध्यम के द्वारा वो इन सब जानकारियों को दिखलाती है। और इसके अलावा भी आप देखते हो ना कि घूस लेते हुए ये अधिकारी पकड़ाया, तो कौन पकड़ता है, कौन इन सब जानकारियों को लीक करता है, समाचार पत्र और मीडिया। तो ये इसकी भूमिका होगी कि नहीं होगी, जो सार्वजनिक धन का अपव्यय हो रहा है। तो अधिकारी वर्ग क्या होगा, डरेगा इन सब से। जब वो डरेगा तो भ्रष्टाचार को करने से वह क्या होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। चलिए आगे देखिए,
राजनैतिक, व्यापारिक, शैक्षणिक भ्रष्टाचार को जनता के सम्मुख रखती है, बिल्कुल रखती है। राजनैतिक भ्रष्टाचार, सीटों की खरीद फरोख्त, विधायकों की, एमएलएज की जो खरीद फरोख्त होती है, फ़ोन पर बातचीत जो होती है, इन सब को आपने देखा होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश वाले में मीडिया ने क्या किया। फिर व्यापारिक, नाप तौल देखते हो आप, कम तौलते हैं, खराब सामग्री क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, मिलावट को भी ये क्या करते हैं, उजागर करते हैं, तो ये व्यापारिक हो गया। शैक्षणिक में आप देखते हो कि कई सारी गड़बड़ियों को, ये नकल वगैरह हो गया, प्रश्न पत्र को समय से पहले खोल दिया जाता है, तो इन सबको कौन उजागर कर देता है, मीडिया कर देती है। तो ये क्या करती है, जनता के सम्मुख ला देती है, जिससे ये जो वर्ग है ये सब कार्य करने से क्या होगा, कतराएगा। फिर अगला पॉइंट, जनमत को उचित मंच प्रदान करना। अब जनमत को उचित मंच प्रदान करता है कि नहीं करता। अब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, तो अन्ना हजारे के आंदोलन को किसने कवर किया कि लोगों तक पहुंचा, मीडिया ने कवर किया कि नहीं किया, तो ये मंच प्रदान कर दिया। व्यापम का जो आपका घोटाला हुआ, उसमें क्या हुआ, जो लोगों की राय थी उसको अन्य लोगों तक या देश तक पहुंचाने में किसने कार्य किया, मीडिया ने किया। तो इस प्रकार ये मीडिया अपने कार्यों के द्वारा क्या कर सकती है, स्टिंग ऑपरेशन हो गया, सार्वजनिक धन हो गया, और जो सरकारी योजनाएं हैं इनके नीतियों कार्यक्रमों को क्या करके प्रकाशित करती हैं अपने यहाँ, और सार्वजनिक धन का जो दुरुपयोग है उसको उजागर करती हैं। जनता को क्या करती है, उचित मंच प्रदान करती है। तो इस प्रकार ये भ्रष्टाचार को क्या करती है, अल्पमत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके योगदान होते हैं। आप सोशल मीडिया का भी बतला सकते हो कि ये एक इंस्टेंट अपनी कार्यप्रणाली को क्या करती है, दर्शाती। जैसे आप सब जानते हो ना कि अब कोई भी घटना, कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत ट्विटर में डाल दिया जाता है। सुषमा स्वराज जी जब थीं तो बहुत सारे लोगों ने क्या करते थे, उनसे ट्विटर पर मदद मांगते थे। सोनू सूद थे तो ट्विटर पर सब लोग उनसे क्या करते थे, मदद मांगते थे। तो इसी प्रकार क्या होता है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत फेसबुक या ट्विटर्स या अन्य जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर क्या करते हैं, साझा कर देते हैं। जिनके साथ कोई भी गलत कार्य होता है तो तुरंत क्या होता है, सोशल मीडिया तो बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा क्या होती हैं, जानकारियाँ एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाई जा सकती हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे कोई अच्छा मामला हो। लेकिन अब दुविधा क्या है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। एक मिनट। देखिए अगला क्या है, मीडिया क्या कर सकती है, शासन व प्रशासन पर उचित दबाव बना करके। अब शासन या प्रशासन पर ये दबाव भी बनाती है, और दबाव बना करके नीतियों को जनहित में लागू करवाती है। अब देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसका विरोध हो रहा कि नहीं हो रहा है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, काला बाजारी होगी, है ना, और जो डंपिंग होगा, डंपिंग की समस्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इससे क्या हो रहा है, जो मीडिया है वह सरकार पर क्या करेगी, दबाव बनाएगी कि आप अपनी नीतियों में क्या करें, बदलाव करें। अगर मान लीजिए कोई शिक्षा नीति आई है, उसमें कोई खराबी है ना, तो इस पर मीडिया क्या कर सकती है, इन पर दबाव बना सकती है कि आप इन अपनी नीतियों को बदलिए और जनहित में जारी करिए, क्योंकि इससे नुकसान किसको है, जनता को है। तो ये दबाव बना करके ही, साथ ही ये क्या कर सकते हैं, प्रशासकों के स्वाविवेकी कार्यों के दौरान भी अनियमितताओं व अकर्मण्यता को जनता के सम्मुख रखना। अब जो प्रशासकों को, आप सबको पता है कि परिस्थितिजन्य निर्णय लेने के लिए स्वाविवेकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन प्रशासक क्या करते हैं, अपनी स्वाविवेकी शक्तियों का निजी स्वार्थ में उपयोग करते हैं, निजी स्वार्थ में। तो अगर कोई प्रशासक अपनी स्वाविवेकी शक्तियों का निजी हित के लिए कार्य करता है तो मीडिया क्या करती है, इसको भी उजागर करती है और जनता के सम्मुख लाती है। तो इस प्रकार भी भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। अब ये कार्य तो मीडिया कर सकती है, लेकिन इसके अलावा मीडिया की भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। क्या हैं, आप सब देखते हैं। अगर आपको मूल्यांकन करने के लिए आ जाए, पेड न्यूज़ चल रहा है, यानी कि जो मीडिया है वह जो वास्तविक मुद्दों को क्या करती है, दबा देती है,
किससे? पेड यानी कि रुपए या धन लेकर के, और जो अवांछित खबरें हैं उनको हेडलाइंस बना करके खबर प्रसारित करती है। पेड न्यूज़ हो गया, फेक न्यूज़ हो गया। आप सब देखते हैं सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ चलता है, फ़ोटोशॉप वगैरह करके गलत न्यूज़ प्रचारित की जाती है। फिर तीसरा क्या हो गया? पीत पत्रकारिता हो गया। पीत पत्रकारिता अत्यंत निम्न दर्जे की पत्रकारिता है ना। इसमें क्या किया जाता है? संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको दबा दी जाती है और व्यक्ति की क्या की जाती है? महिमा मंडन किया जाता है। आप सबको पता है कि आज न्यूज़ की क्या दशा है। ये तो अपना जो इसको कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके कहने लायक नहीं है। खासकर इंडियन मीडिया, इनकी भूमिका तो आप सब देख ही रहे हो क्या हालत है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है और एकदम आपको हाईलाइट किया जाएगा, आपको अवांछित खबरें चलेंगी। अब आप आर्यन खान का देख रहे हैं ड्रग्स केस, आज चल रहा 15 दिन 20 दिन से, लेकिन जो वास्तविक मुद्दा है बेरोजगारी का, गरीबी का, है ना, और योजनाएं कहाँ तक सफल हुई, इन पर आपको कोई भी एक अच्छा सा संवाद किसी भी मीडिया चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो अवांछित होगा, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, भाई एनसीबी अपना कार्य कर रही, उसको करने दें, लेकिन मीडिया वाले क्या करेंगे? इसी को, क्योंकि टीआरपी का मुद्दा हो गया। हाँ, आप एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, टीआरपी न्यूज़, आजकल टीआरपी के लिए खबरें चलाई जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये मीडिया की समस्याएं हैं, भारतीय मीडिया की। अब चलिए आप कंक्लूजन में लिखेंगे तो 2 लाइन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप और अच्छा बना सकते हो। इस प्रकार भ्रष्टाचार निवारण में सूचना तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। फिर आप आगे इसको बता सकते हैं, किंतु मीडिया की भी वर्तमान समय में कुछ सीमाएं हैं, जैसे पेड न्यूज़, फेक न्यूज़, टीआरपी, पीत पत्रकारिता आदि के माध्यम से मीडिया की भूमिका भी संदिग्ध होती जा रही है। अतः मीडिया यदि उचित ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करे तो निश्चित ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार आप कंक्लूजन को क्या कर सकते हो? सम अप कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। दोस्तों आप लोग एक बात और कि प्लीज़ अगर आप लोगों को क्लासेस और कंटेंट हमारा पसंद आ रहा हो तो आप वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।